मेरी बात सुन रहे हैं, अपना बात रखें। जी अध्यक्ष महोदय। बनगोत्रा साहब, जी बनगोत्रा साहब, महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बोधिशत परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, देश भर से हमारे जुड़े सभी केंद्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी, हमारे जिम्मेवार साथी, सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, मैं कुछ समय बाद मथुरा पहुंचने वाला हूं, क्योंकि मथुरा में आज 10 बजे से मीटिंग है। बेटा गाड़ी शायद लगा लो। तो बनगोत्रा साहब, आवाज ठीक आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। जी ठीक। तो आज की जो मीटिंग रखी गई है, उस मीटिंग के बारे में सूचना में ही स्पष्ट किया गया है कि हमें सदस्यता अभियान पे चर्चा करनी है। सदस्यता अभियान पे चर्चा करने से प्रस्तावना में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बहुत साहब ने उसका महत्व भी समझाया। हमारे इसमें 4-5 फायदे होने वाले हैं। सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि एक संख्या निकल कर आएगी कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संपूर्ण भारत में विधिवत रूप से कितने लोग सदस्य हैं, कितने लोग सदस्य हैं और किस किस राज्य से कितने लोग हैं। तो राज्यवार और राज्य के साथ ही अपने जिला की समीक्षा करेंगे कि उनके जो स्टेट में डिस्ट्रिक्ट हैं, उन डिस्ट्रिक्टों में किस किस डिस्ट्रिक्ट में उनके मेंबर बने हैं, अथवा कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां उनके मेंबर नहीं बने हैं, जहां मेहनत करके तो वहां फिर लोगों को मेंबर बनाना है। सबसे पहला फायदा जो होने वाला है वो संगठन की शक्ति को ध्यान में रखते हुए हमें स्पष्ट रूप से ये पता चल जाएगा कि हमारी संख्या कितनी है, हमारी ताकत कितनी है। दूसरा फायदा हमारा ये होगा कि इस मेंबरशिप के माध्यम से जो पैसा मिलेगा, उस पैसे से हम लोग मूवमेंट को एक प्लानिंग से चला पाएंगे, एक अच्छे से उसे केयर कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी आंदोलन यदि कमजोर पड़ता है तो उसका सबसे पहला कारण होता है पैसा। जैसे हमारे अनेक साथी कहते हैं कि साहब हजारों संगठन भारत में बने हुए हैं और काफी लंबे समय से बने हुए हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होते हैं, वो एक बड़ा जनाधार खड़ा नहीं कर पाते हैं, या मूवमेंट को जो दिशा देनी चाहिए वो दिशा नहीं दे पाते हैं। तो मैंने उसका बारीकी से अध्ययन किया कि भाई ऐसा न करने के पीछे कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो मैंने जो सबसे पहला कारण जाना, वह कारण जाना पैसे का अभाव, धन का अभाव। धन का अभाव होने के कारण ना तो उनका कोई ऑफिस चलता है, ना ही उनका कोई पत्र पत्रिका चलता है, ना ही उनका कोई प्लानिंग से उनका आंदोलन चलता है। इसलिए बड़ी से बड़ी तमन्ना रखने के बाद भी वह साथीगण जितना तेजी से काम करना चाहिए वो नहीं कर पाते, और केवल 365 दिन में से वर्ष के जो 365 दिन होते हैं, 365 दिन काम करना चाहिए, तो 365 दिन में से वह लोग मात्र 5-7 दिनों में ही सिमट जाते हैं। अंबेडकर जयंती मना लेते हैं, बाबा साहब का 6 दिसंबर मना लेते हैं, अभी कुछ समय से बुद्ध जयंती भी मनाने लगे हैं, या कुछ 1-2 प्रोग्राम वर्ष में और छोटा मोटा वो करके अपनी जिम्मेवारी को पूरा कर देते हैं।
तो हमें सबसे बड़ा जो फायदा होगा दूसरे नंबर का, वो मेंबरशिप से ये होगा कि पैसा मिलेगा। जो पैसा मिलेगा उस पैसे से हम लोग सिस्टम से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के मूवमेंट को एक्सटेंड कर पाएंगे पूरे देश भर में। ऐसी मेरा सोचना है, क्योंकि यदि हम अभी तो शुरू किया है, अभी तो केवल ये रखा है कि एक जिले से हमें 100 मेंबर बनाने हैं इस वर्ष। इस वर्ष का जो टारगेट है, लक्ष्य है, वो एक जिले से 100 मेंबर का है। कोई बहुत बड़ा टारगेट इस बार नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके ये कार्यक्रम जब प्रत्येक वर्ष चलता रहेगा तो हम लोग इसे 1 लाख तक पहुंचाना चाहेंगे। यदि हम सब मिलजुल कर ये मेंबरशिप 1 लाख तक भी पहुंचा लेते हैं तो 1 लाख से जो 100 रुपए से सहयोग मिलेगा, उस 100 रुपए की ताकत से हम बड़ी मजबूती के साथ खड़ा हो जाएंगे और फिर सिस्टम से हम अपने प्रचार प्रसार के जो हमारे संसाधन हैं, जैसे पहले बहुजन न्यूज चलता था, पैसे के हवाओं में अभी वो बंद हो गया है, और इसी तरह से हम पत्रिकाएं, छोटे छोटे बुक, छोटे छोटे फोल्डर, छोटे छोटे पंपलेट, ये सब बड़े पैमाने पे हम लोग कर पाएंगे। अपने अंबेडकर विचारधारा का जो मीडिया है, यूट्यूब चैनल हैं या छोटे छोटे पत्रिकाएं हैं, हम उनको भी कुछ आर्थिक मदद करके, तो उनके माध्यम से हम अपनी बात को भी 140 करोड़ लोगों के बीच में, 140 करोड़ भारतवासियों के बीच में रख पाएंगे। ये मेंबरशिप के पीछे के उद्देश्य है। दूसरा, हमें काम करना नहीं है। मेरे इस शब्द को आप लोग बहुत बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। हमें काम करना नहीं है, हमें काम करवाना है। हमें काम करवाना है। जैसा भी जोगेंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल का बताया, वो वहां पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं रेलवे में, और उनके पास बहुत बड़ा सरकारी काम है, लेकिन काफी बिजी रहने के बाद भी, मैं 5 दिन कलकत्ता में रहा हूं उनके साथ, काफी बिजी रहने के बाद भी वो शनिवार और रविवार और रात को और सुबह ड्यूटी से पहले वो एक एक डिस्ट्रिक्ट को वॉच करते हैं। अभी तहसील और ब्लॉक में भी उनकी नजर जा रही है। तो इस तरह से हमको ये काम करना है। तो ये सब बातें मैंने आज आप लोगों के बीच में रखी हैं कि मेंबरशिप का मतलब क्या है। सबसे पहले एक संख्या निकलेगी कि भारत में हमारे कितने मेंबर हैं, और मेंबरशिप के माध्यम से उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका टेलीफोन नंबर सेंटर ऑफिस में भी आ जाएगा। आप लोग अपने स्टेट में भी रजिस्टर मेंटेन कर लेंगे अपना स्टेट का ऑफिस चलाने के लिए, वहां भी उनका एड्रेस, पता और टेलीफोन नंबर आ जाएंगे। तो संपर्क आप उसके माध्यम से एक बड़े अच्छे से कर सकोगे। दूसरा, जैसे अभी तांडेश्वर साहब बता रहे थे उड़ीसा से कि हाँ, हमें 5 लोगों को जाना है, तो मैं समझता हूँ शायद वो तांडेश्वर साहब कंफ्यूज हैं। उड़ीसा से 5 नहीं, मेरे ख्याल 10 या 20 का लक्ष्य होगा, 5 का नहीं होगा, या तो 10 का होगा या 20 का होगा, क्योंकि इस समय मेरे पास लिस्ट नहीं है, लिस्ट ऑफिस में। तो वो थोड़ा सा ऑफिस से फोन करके पता कर लें, या ऑफिस के लोग मेरी बात सुनने होंगे तो उनको बता देंगे कि उनका कितने का टारगेट रखा गया है। एक विशेष बात मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि एक बुक जो बनी है, उस बुक में 25 पीस है। एक बुक में 25 पीस है, और 4 बुक मिलाकर 100 पीस है। तो मैंने जो शब्द का इस्तेमाल किया कि काम करना नहीं है, काम करवाना है, तो आपने क्या करना है कि आप 4 लोगों को तैयार करिए, 4 लोगों को तैयार करके उनको मेंबर बनाइए उसी बुक में उनको मेंबर बनाइए, और 25 की बुक उनको थमा दीजिए। 2 लोगों की, 3 लोगों की, 5 लोगों की, कम से कम 2 लोगों की, अधिक से अधिक 5 लोगों की, 2 से कम नहीं, 5 से ज्यादा नहीं, टीम उनकी बना दीजिए।
टीम उनकी बना दीजिए, फिर आप उनका सुपरविजन करिए, उनको वॉच करिए, जहां वो रुकते हैं उनको प्रेशर दीजिए, एक दो बार उनके साथ जाइए, साथ जाकर लोगों को कैसे समझाया जाता है ऐसे समझाइए। और आपको एक पर्चा भी मेंबरशिप का मिल रहा है, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी ने उसको तैयार किया है, बादल सिंह बौद्ध साहब ने, तो उसमें उद्देश्य भी संक्षिप्त में लिखे हुए हैं, तो उन उद्देश्यों को भी आप लोगों तक बताएं। तो इससे क्या होगा कि आप 4 लोगों को 5 लोगों को एक एक बुक देकर और उनसे जब आप वर्क कराएंगे, अगर एक दिन में आप एक मेंबर भी बनवाते हैं तो मैं समझता हूं 1 महीने में आपके 100 मेंबर पूरे हो जाएंगे, यदि 4 लोग काम करते हैं तो। 1 मेंबर भी यदि एक दिन में बनाते हैं, 2 मेंबर भी बनाते हैं तो बहुत जल्दी ये काम खत्म हो जाएगा। तो ये सारी बातें रखी हैं। लुम्बिनी का जो कार्यक्रम है, तो हमने ये देखा कि 14 अधिवेशन हम लोग इससे पहले कर चुके हैं। श्रावस्ती में हमने किया है, बनारस सारनाथ में हमने किया है, नागपुर में हमने किया है, गुजरात में हमने किया है, बौद्ध गया में 2 बार हुआ है, आगरा में कई बार हुआ है, ग्वालियर में हुआ है, और 500 700 लोग 3-3 दिन के अधिवेशन में रहे। लोग आते हैं, अपना एंट्री फीस भी देते हैं, बात भी सुनते हैं और जाकर घर बैठ जाते हैं, काम नहीं करते। काम नहीं करते तो एक बड़ी समस्या हमारे सामने ये है कि हम काम करने वाले लोगों का चयन कैसे करें, काम करने वाले लोगों को कैसे पहचाने, उनकी पहचान कैसे करें। तो ये सुझाव मन में आया कि एक व्यक्ति को 100 मेंबर बनाने का लक्ष्य दीजिए। यदि वो 100 मेंबर बना सकते हैं, मैंने उसको कैसे बनाना है ये भी बताया। आप 4-5 बुक ले लीजिए ऑफिस से, एक एक बुक एक एक साथी को पकड़ा दीजिए, 2-2 साथियों को पकड़ा दीजिए और उनके साथ फिर आप लगिए, तो उस मेंबरशिप को आप पूरा करवाइए। तो इस तरह से आपका मेंबरशिप हो जाएंगे और वो जो करेंगे काम, मेंबरशिप बनवाएंगे, वो साथी जिनके द्वारा या जिनके द्वारा या उनके माध्यम से जो 100 सदस्य बना लेंगे, उनको लुम्बिनी में जाने का प्रवेश पत्र मिलेगा, वह लुम्बिनी के कार्यक्रम में रह सकेंगे। और इस बार उनसे कोई भी एंट्री फीस नहीं ली जाएगी। जो रजिस्ट्रेशन फीस रहती थी 1000, 1500, 2000 तक, तो वो फीस उनसे इस बार नहीं ली जाएगी। मेंबरशिप से जो पैसा आएगा, मेंबरशिप का जो पैसा आएगा, उस पैसे से ही हम इस बार लुम्बिनी का प्रोग्राम करेंगे और 5 दिन का करेंगे। 3 दिन हमारा सेशन रहेगा, चर्चाएं रहेंगी। अभी 14 वर्षों में आरवीएम की क्या उपलब्धि है उस पर चर्चा होगी। नेक्स्ट वर्षों में, अगले वर्षों में हमें क्या क्या काम करने होंगे। जिस तरह से आरएसएस ने भारत के 97% लोगों की घेराबंदी की है, 97% लोगों को उन्होंने घेराबंदी कर ली है, अपने जाल में फंसा लिया है। तो ये 97% में से लगभग 90% लोगों को हमको इस चक्रव्यूह से, इस जाल से निकालना है। तो कैसे निकालना है, इसके लिए हमें भी व्यूह रचना करनी होगी। व्यूह रचना अर्थात कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ समाज ऐसे हैं जो अभी धम्म के नाम से हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। जैसे मुसलमान है, यदि हम उनसे बुद्ध धम्म की बात करते हैं तो वो हमारे साथ अभी नहीं है, उनका इस्लाम में विश्वास है और वो इस्लाम के प्रति कट्टरपंथी है। तो अब मुसलमान को हमें छोड़ना नहीं है, उसको भी साथ जोड़ना है। इसी तरह से हमारा सिख है, ईसाई है, तो इनको भी हमें जोड़ना है, इनको भी तैयार करना है। तो इनके लिए हमें जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं, तो संवैधानिक अधिकारों के कारण हम इनको जोड़ सकते हैं। जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक के नाम से एक संगठन का निर्माण किया जाए,
उसमें फिर मुस्लिम, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई इन सबको समाहित किया जाए और समाहित करने के बाद फिर उनके माध्यम से संपूर्ण समाज को इकट्ठा किया जाए कि भाई संविधान की धारा 25 हमको ये राइट देती है, संविधान की धारा 17 हमको ये अधिकार देती है और जो सरकारों में है वो हमारे संवैधानिक अधिकारों को धीरे धीरे करके समाप्त कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें संगठित होकर अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का एहसास कराकर अपने अधिकारों की रक्षा करनी है। इस किस्म से उनको तैयार किया जा सकता है। दूसरा है ओबीसी। ओबीसी में अभी 2-3 जो जातियां हैं, समाज हैं, जैसे कुशवा, शाक्य, मौर्य हैं। तो कुशवा, शाक्य, मौर्य तो बुद्धिज्म के नाम से तैयार हो सकते हैं। उनमें तो थोड़ी सी चाहत है बुद्धिज्म के नाम पर, लेकिन एक अभी उनमें बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो बुद्धिज्म को तो मानते हैं लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मानते हैं। अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अगर वो नहीं मानते हैं तो बुद्धिज्म को मानने का कोई मतलब कम से कम इंडिया में नहीं, दुनिया में कहीं हो सकता है, भारत में नहीं है। भारत में असली बुद्धिस्ट वही हो सकता है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जानता हो, मानता हो और उनके संघर्षों से प्रेरित हो, प्रभावित हो। यदि वह व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षों से जो प्रभावित व्यक्ति है, यदि वह व्यक्ति बुद्धिज्म को अपनाता है, बुद्धिस्ट होता है, तो वो कारगर साबित होगा। वो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था या भेदभाव, रूढ़िवादी व्यवस्था से संघर्ष करने में सक्षम होगा। यदि वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन से अपरिचित है और वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, तो वो भारत में कामयाब नहीं हो सकता। उसका बहुत जल्दी उसको कमजोर कर दिया जाएगा या उसको ब्रेक कर दिया जाएगा। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को समझना, जानना और उनसे, उनके आंदोलन से, उनकी विचारधारा से प्रभावित होना और फिर बुद्धिस्ट होना, फिर बुद्ध को फॉलो करना, ऐसा करने से ही हम लोग भारत में मजबूत बुद्धिस्ट स्तंभ खड़ा कर पाएंगे। तो इसके लिए ओबीसी के लिए भी हमें एक सामाजिक संगठन का निर्माण करना होगा, जैसा कि हम पिछले 5 वर्षों से इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि ओबीसी के लिए भी हमें एक सामाजिक संगठन, वो माध्यम होगा, उससे हम उसके साथ संबंध स्थापित करेंगे, उसके साथ भाईचारा स्थापित करेंगे और धीरे धीरे करके उसको श्रमण संस्कृति के लिए हम उसको प्रेरित करेंगे और उसके अधिकारों की हम चर्चा करेंगे। जैसे ओबीसी की संख्या 52%, ये 1931 के अनुसार है। आज तो मुझे लगता है 60% से भी ज्यादा ओबीसी की संख्या होगी, लेकिन हम 52% ही मान लेते हैं। तो 52% जिसकी संख्या है में कितनी भागीदारी है उसकी, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी हैं आईएएस, सीनियर आईएएस, उनकी क्या हिस्सेदारी है, जितने हमारे देश में विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों में उनके कितने प्रोफेसर हैं, कितने एसोसिएट हैं, कितने उनके अधिकारी हैं। तो इस किस्म का हमारे अनेक साथियों ने सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पर्चे बनाए हैं, बुकें लिखी हैं। तो ये सब ले जाकर ओबीसी के बीच में रखना है, ओबीसी के बीच में रखना है। जैसे मान्यवर काशीराम साहब ने रखा था, तो ये मान्यवर काशीराम साहब ने रखा था और उस हम लोगों को ओबीसी को भी तैयार करना है और धीरे 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 करके उसको फिर बुद्ध की संस्कृति में भी समाहित करना है। तो इस किस्म के हम लोगों को काम करने हैं। और जैसे मैंने एक मोटा मोटा आंकलन किया है, पूरे देश भर में 8 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में एससी, एसटी और ओबीसी के स्कूल हैं।
प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल, हाई स्कूल, बड़े नहीं है, इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज ज्यादा नहीं है, वो तो कई गिनती पे, उंगलियों पे गिनती पे मिलेंगे। तो इन स्कूलों के जो प्रबंधक हैं, तो इनका भी हमें एक संगठन खड़ा करना होगा, और उनके माध्यम से जो बचपन से बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, तो उस बच्चे को ही उनकी स्कूल से उनको बुद्ध की संस्कृति, फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा, कबीर की विचारधारा, जितने भी 150 से अधिक गुरु संत पैदा हुए हैं बहुजन समाज में, तो उनकी विचारधारा और विशेष करके संविधान, संविधान को और बुद्ध उनके धम्म को बचपन से ही दिमाग में डालना है। तो इस इश्यूज पे भी हमें काम करना होगा। कई ऐसे इश्यूज हैं, तो इन सबके लिए हमें जो सबसे पहली कड़ी में करना है, उसके लिए ये करना है कि हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की मेंबरशिप तैयार करनी है, और मेंबरशिप तैयार करके मेंबरशिप के माध्यम से कैडर में लाना है। कैडर के माध्यम से हमको लोगों को सिलेक्ट करना है कि भाई ये व्यक्ति को इस काम में लगाना है, इस व्यक्ति को इस काम में लगाना है, इस व्यक्ति को इस काम में लगाना है। अर्थात जो बहुजन समाज है, जो प्राचीन काल का बौद्ध है, जैसे मैं कई बार कहा, फिर कह देता हूं, SC ST OBC ना कभी हिंदू था, ना हिंदू है, ना दुनिया की कोई ताकत इसे हिंदू साबित कर सकती है। तो ये क्या है? ये प्राचीन काल के बौद्ध हैं। तो इन प्राचीन काल के बौद्धों को ये बलपूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक, धोखे से ईश्वर का भय दिखाकर इनका ब्राह्मणीकरण कर दिया गया है। इनको ईश्वरवाद में जबरदस्ती ढकेल दिया गया है। तो इनको वहां से निकालना, उस चंगुल से निकालना, उस जंजाल से निकालना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को पूरा करने के लिए हम सब लोगों को प्लानिंग से काम करना होगा, योजना से काम करना होगा। प्रत्येक जिले में, भारत के 768 जिले हैं, 768 जिले में हमें कैडर बेस पे अपनी टीमें तैयार करनी होंगी। चाहे वो एक जिले में 5 व्यक्ति हो, केवल 5 ही लोग तैयार हो पाए, 5 लोग ही पूरे जिले में परिवर्तन ला देंगे, 5 लोग ही पूरे जिले को बदल देंगे। लेकिन वो होने चाहिए ट्रेंड होने चाहिए, उनको पूरा तजुर्बा होना चाहिए, उनमें जज्बा होना चाहिए। तो इस किस्म का कैडर पिछले 15 वर्षों से माननीय इंजीनियर किशोर साहब के माध्यम से और हम सब लोग मिलजुल कर देश में चला रहे हैं। अब उसको और तेज करना है, और तेज करना है, और सिस्टम से उसको लाना है। अभी कुछ समय पहले मुझे हमारे राष्ट्रीय आचार्य साहब ने कहा था कि मुझे 20-25 लोग और दीजिए। मेरे को उन्होंने कहा कि 20-25 लोग मुझे और चाहिए, जिनको सहायक आचार्य बनाना है। अर्थात वो कह रहे थे कि मैं सब जगह नहीं जा पाता हूँ, हर जगह मुझे लोग बुला रहे हैं, इतना मेरे पास समय नहीं है, तो हमको 25 और 20 सहायक आचार्य बनाने हैं भारत में, जो एक एक दिन का, 2 दिन का शिविर वो लेना शुरू करेंगे। तो वो और कहीं से तो आएंगे नहीं। जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में पिछले लंबे समय से काम कर रहे हैं, जो सूझबूझ वाले लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, तो उन्हीं में से फिर हमको ये आचार्य ट्रेंड करके तैयार करने होंगे। बहुत जल्दी हम ऐसे 20-25 लोगों का सिलेक्शन करके तो उनको केंद्रीय कार्यालय आगरा में बुलाने वाले हैं। हो सकता है 5 दिन का या 3 दिन का वो शिविर रहेगा, और उनको ट्रेंड किया जाएगा। उनको पढ़ाया नहीं जाएगा, उनको पढ़ाने के लिए तैयार किया जाएगा। तो इस किस्म का काम करना है। और ये सारे काम में बाधा आती है, सारे काम में परेशानी जो उत्पन्न होती है, वो धन से होती है। धन का हवाव बहुत है। आज मैं आपको बता रहा हूँ, सेंटर के 2 महीने 3 महीने से सैलरी नहीं बटी है, पैसा नहीं मिला है सेंटर में जो लोग बैठे हैं। तो अब वो गरीब लोग हैं बेचारे, किराए के मकान पे रहते हैं, खाना भी चाहिए, राशन भी चाहिए। महंगाई इतनी ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही है कि पहले उनका 8-10 हजार में आराम से गुजारा हो जाता था, लेकिन अभी 8-10 हजार और 12 हजार में गुजारा होना मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि मेंबरशिप को आप 2 महीने युद्ध स्तर पर चलाइए, फिजिकल मीटिंगें भी करिए, और
वहाँ की आप जो जो आपको प्रोग्राम सेंटर ऑफिस से मिलते हैं उनको भी अमल करिए और काम में काम रखिए। काम में काम, जैसे मेंबरशिप करना है हमको और फिजिकल मीटिंग करनी है, तो मेंबरशिप को तेज करने के लिए, सदस्यता अभियान को तेज करने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। उसी में 20 लोग, 50 लोग, 10 लोग जितने आते हैं उनको कन्विंस करिए, उनके हाथ में किताब दीजिए और उनसे मेंबरशिप कराइए। जो साथी 100 जिनको टारगेट दिया गया है कि किस राज्य से कितने लोग जाने हैं लुम्बिनी, तो उतने लोगों का आप 100 का लक्ष्य बनाइए। बाकी दूसरे कोई 25 मेंबर बना देते हैं, कोई 10 मेंबर बना देते हैं, कोई 50 मेंबर बना देते हैं, तो उससे पैसा मिलेगा। पैसे से आंदोलन को एक सिस्टम से खड़ा किया जाएगा, तैयार किया जाएगा और लोग मिलेंगे, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका टेलीफोन नंबर भी आ जाएगा, तो उनको और काम में आगे लगाया जा सकता है। तो ये बातें मैंने खास बातें आपके बीच में रखी हैं, क्योंकि 10 बजे से मथुरा में प्रोग्राम है, 10:15 बजने को है। मैं अभी गाड़ी बीच में रोक के आप लोगों के बीच में बात कर रहा हूं। तो पुनः फिर निवेदन है कि मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के, बिना संघर्ष के यदि हम इस आंदोलन को कामयाब बना दें, इसको सफल बना दें, ऐसा कोई उपाय नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हमें मेहनत करनी होगी, सुखद आंदोलन हमको त्यागना होगा। सुखद आंदोलन की जो आदत हमारे लोगों को पड़ गई है कि हम घर में बैठे बैठे टीवी देखते रहें, चाय पीते रहें और आंदोलन भी चलता रहे। हमको धूप में भी ना जाना पड़े, हमको बरसात में भी ना जाना पड़े, हमको सर्दी में भी ना जाना पड़े, आंदोलन चलता रहे। हमको पैसा भी ना देना पड़े, आंदोलन चलता रहे। ये संभव नहीं है, ये होने वाला नहीं है। आंदोलन को सच्चे मन से खड़ा करना है तो धूप में भी जाना होगा, बरसात में भी जाना होगा, सर्दी में भी जाना होगा और जेब से पैसा भी लगाना होगा और संघर्ष भी करना होगा। यही एक रास्ता है। इसी रास्ते के माध्यम से हम अपने हजारों वर्षों की बिगड़ी बात को बना सकते हैं। और अभी वक्त है, अभी समय है हमारे पास, ये समय ज्यादा नहीं है। जिस तरह से देश के हालात हैं, देश के हालात को एक बार आप गंभीर होकर 2 मिनट सोच लीजिए। आपके बोलने का अधिकार, आपका स्वतंत्रता का अधिकार, सारे अधिकारों पर खतरे की घंटी बज रही है। खतरे की घंटी बज रही है। जिस दिन ये अधिकार आपसे छीन लिए गए, उस दिन आप बोलने लायक भी नहीं रहो, जूम पे भी बोलने लायक नहीं रहो, सभा में, मीटिंग में भी बोलने लायक नहीं रहो। जब तक ये संविधान ने आपको ये प्रदत्त किया है, तब तक आपको ये अधिकार है। इसी के रहते रहते आप अपनी बिगड़ी हुई बात को बना लो। इसके लिए कठिन संघर्ष, कठिन त्याग, कठिन मेहनत, पक्का इरादा हमें रखना ही होगा। ये कहकर मैं आपसे निवेदन करता हूँ, पुनः एक बार फिर मेंबरशिप पे आप ज्यादा से ज्यादा जोर दीजिए। देश भर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सदस्य बनाइए और बनवाइए। ये निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने बहुत ही अपने अध्यक्षीय भाषण में सभी जो पॉइंट्स है वो टच किए हैं और बड़े अच्छे तरीके से विस्तार से हमें समझाने की कोशिश की है। लेकिन अगर हम नहीं समझेंगे तो ये हमारी मूर्खता होगी कि इस वक्त देश के हालात बहुत ही खतरनाक हैं जैसे आपने बताया है। और आपने ये भी बताया कि हमें काम करना नहीं करवाना है। तो जो ओबीसी से को कैसे हमने उनको साथ लेना है, सबको सबके बारे में आपने बड़े ही अच्छे तरीके से विस्तार से हमें समझाने की कोशिश की है। और हम ये आज संकल्प लेना चाहिए कि जो आपने हमें बताया है उस पर हम खरा उतरने की कोशिश करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो साथ मैं साथ अब आपसे ये आगे लेता हूँ।